हेलो एवरीवन। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है मैं आप लोग को ईसीएल के बारे में बताने वाला हूँ। हमारी ईसीएल की वर्किंग है सामने। तो शुरू करते हैं। कोशिश है 10 मिनट के अंदर जितनी डिटेल्स बता सकूँ। तो कुछ चीज़ें स्किप करके भी चलूँगा और जल्दी में लेके चलूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर बताऊँ। अच्छा, पहले बात करते हैं कि ईसीएल की रिक्वायरमेंट कहाँ से है। ईसीएल बेसिकली एक तरह का इम्पेयरमेंट है और एज़ पर आईएफआरएस 9 हर फाइनेंशियल एसेट को हमें इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो फाइनेंशियल एसेट है, इसलिए हम इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं और वो जो है ईसीएल कहलाता है। ईसीएल की फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। के नाम से हमें क्या चीज़ पता लगती है? नाम से चीज़ पता लगती है कि भाई जितना हमारा रिसीवेबल है उसके ऊपर एक्सपेक्टेड कितना लॉस, कितना एक्सपेक्टेड है कि कितने पैसे हमें नहीं आएँगे, ठीक है? कितने पैसे हमें रिकवर नहीं होंगे। अच्छा, अब हर कंपनी की अलग तरह के अलग फॉर्मेट में या हर फर्म की बात करें तो अलग फॉर्मेट में ईसीएल की वर्किंग होती है। ये हमारे शेखा मुफ्ती की वर्किंग है, लेकिन फॉर्मेट भले चेंज हो, उसमें असम्पशन्स कुछ थोड़ी बहुत चेंज होती हैं और क्या नाम है, कैलकुलेशन थोड़ी-सी अलग होती है, लेकिन फ़ॉर्मूला अल्टीमेटली जो चीज़ कैलकुलेट हो रही होती है, वो सेम ही होता है। सही है ना? अब जैसे ये शेखा मुफ्ती का टेम्पलेट है। अच्छा, इसके अंदर ये रही ईसीएल की वैल्यूज़ आ रही है। ये पूरी ईसीएल की कितनी वैल्यू आई है? 3.6 मिलियन। अब सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चलूँ कि ईसीएल जो है, ईसीएल के लिए हम लोग रिसीवेबल की एजिंग लेते हैं क्लाइंट से अगर हम ऑडिट पे जाते हैं। इनिशियली ईसीएल की वर्किंग प्रोवाइड करना तो काम क्लाइंट का ही है, लेकिन अक्सर वो लोग नहीं बनाते तो हमें खुद बनानी पड़ती है, जिसके लिए हमें ये चीज़ आनी चाहिए। जब हम क्लाइंट के पास जाएँगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई न्यू क्लाइंट है तो हम उसके पास जाएँगे तो हम उससे क्या चीज़ लेंगे? हम उससे रिसीवेबल की एजिंग लेंगे, फिर हम उससे क्वार्टरली एजिंग लेंगे। अब वो क्वार्टरली एजिंग सिर्फ़ 1 साल की नहीं होगी, हमें पिछले एटलीस्ट 5 साल की क्वार्टरली एजिंग चाहिए होगी, ठीक है? क्वार्टरली एजिंग हमें एटलीस्ट 5 साल की चाहिए होगी। अब उसकी वजह क्या है वो मैं भी आपको बताऊँगा। ईसीएल के अंदर 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। ईसीएल कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ये आप देखें, कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करके हो रहा है। तो एक है जैसे एक्सपोज़र। अच्छा, एक्सपोज़र क्या होता है? एक्सपोज़र जो है वो आपका क्लोजिंग रिसीवेबल होता है। ये 330 मिलियन, ये जैसे 330 मिलियन, 50 मिलियन ये का अमाउंट है, रिसीवेबल है। अच्छा, ये एज ब्रैकेट क्योंकि हमने एजिंग्स ली है तो एजिंग के अंदर एज ब्रैकेट्स होते हैं। तो ईसीएल की वर्किंग भी एज ब्रैकेट्स में शुरू होती है। पहला जो ब्रैकेट है वो सेकंड है, नेटिव है 360 ऑफ या फिर आप 1 ईयर अबव। तो ये जो मैंने क्या कहा था, रिसीवेबल की वैल्यू है 333 मिलियन। तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल। ये देखिए, ये हमारा क्लोजिंग रिसीवेबल है। अब जो हम क्लाइंट से एजिंग लेते हैं ना, वो पिछले काफ़ी सालों की, वो यहाँ हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए होता है तो हम यहाँ डालते हैं। ये रही। देखिए, जैसे ये ओरिएंट ऑयल की कैलकुलेशन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जुलाई से सितंबर, फिर 18-19, ठीक है? फिर उसके बाद 19-20, इस तरह ये हमारे पास 6 साल का डेटा है, लेकिन एटलीस्ट 5 साल का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये 2022-23 का था, यानी 30 जून 2023 तक का था। इसके अंदर भी चारों क्वार्टर की हमने एजिंग ली थी और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मैनुअली पुट कर दिया। अब ये जो नेट एक्सपोज़र है, ये हमारा क्या चीज़ है? ये हमारा लास्ट क्वार्टर का जो ऑब्वियसली जो 30 जून का रिसीवेबल है, ये वो है। ये ने 30 टू 0 टू 90 डेज़ का, यानी करंट, ये 91 से 180 और ये 181 से 360 और ये मोर देन 360। टोटल रिसीवेबल हमारा ये रहा। देखिए, हमारे एसीएल के यहाँ भी शो हो रहा है 349 टोटल, ये ना। अब एक्सपोज़र तो हमारे पास आ गया। अगली चीज़ क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट। लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट होता है कि भाई कितने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 96% है लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट, तो 333 मिलियन में से 96% चांसेस है कि ये 333 मिलियन नहीं आएँगे, ठीक है ना? और फिर सेकंड वाले में 83, फिर उसके थर्ड वाले में 70%, फिर लास्ट वाले में 92। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये आया कैसे? ये बेसिकली आता है, लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट कैसे निकालते हैं? 1 माइनस रिकवरी रेट, ठीक है? ये देखिए, इसके फॉर्मूला में 100 माइनस है, 100% कह लें या 1 कह लें, तो 100% माइनस 2 रेट्स वाली शीट से आया ये रिकवरी रेट है। ये देखें, ये यहाँ से आया है और ये क्या है? ये रिकवरी परसेंटेज या रिकवरी रेट कह लें। अच्छा, ये जो 4% आया है, देखें 1 में से 4% माइनस किया या 100 में से 4% माइनस किया तो ही 96, ठीक है? फिर हमने 17 100 में से माइनस किया तो क्या आया? 83 परसेंटेज आया। मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँ कि ये 4% कैसे आया? ये 4% जो है ये एवरेज है, पिछले 5 या 6 सालों की रिकवरी रेट का। जब भी हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए था ताकि हमें ट्रेंड देखना होता है कि इस कंपनी के जो डेटर्स हैं वो किस हिसाब से पेमेंट करते हैं और हमें किस हिसाब से रिसीव होती है।
ऑडिट क्लाइंट को कंपनी को किस तरह से रिसीव। अब हम आगे बात करते हैं कि ये रिकवरी रेट कैसे एवरेज दिखा है हिस्टोरिकल डेटा का। ये हर एवरेज में क्या चीज़ आ रही है इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज़ है कि आप समझ लें कि इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा ये क्या चीज़ है। ये है हमारा रिकवरी डिफ़ॉल्ट, रिकवरी गिवन डिफ़ॉल्ट। अच्छा, रिकवरी गिवन डिफ़ॉल्ट क्या है? रिकवरी गिवन डिफ़ॉल्ट बेसिकली 2 अलग-अलग क्वार्टर की 2 अलग-अलग क्वार्टर की के ब्रैकेट्स को कंपेयर करता है, ठीक है ना? और लास्ट ईयर से अगर इस ईयर का जो ब्रैकेट है, वो ज़्यादा होता है तो माइनस कर देता है और अगर कम होता है तो 0 दिखाता है, जैसे ये रहा। ये 2 ईयर क्वार्टर्स के एजिंग बकेट्स को कंपेयर करता है करंट वाले। कि ये यहाँ भी देखें, ये जो है ये 4 बकेट्स के ज़रिए ही कैलकुलेशन करके दिखाई। अब मैंने क्या कहा, अगर लास्ट ईयर ज़्यादा है तो माइनस कर देगा, लास्ट ईयर में से करंट ईयर, और अगर लास्ट ईयर कम है, करंट ईयर ज़्यादा है तो 0 दिखा देगा। देखिए इसमें 0 दिखा दिया। फिर अगले वाले में लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस ईयर कम था। मतलब ये कंपेयर करने की वजह ये है कि ये हमें बताना चाह रहा है कि भाई इस ब्रैकेट में लास्ट ईयर 11 मिलियन थे, जिसमें से इस ईयर 123 बचे, तो फिर इतने अराउंड इतने रिसीव हो गए, अराउंड इतने रिसीव हो गए। जबकि इसमें हमारा उल्टा पड़ा है, तो मतलब कुछ भी हमें रिकवरी कुछ भी नहीं हुई, सही है ना? अब ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ें जिसको समझ है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही तो भी इश्यू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके पास अगर आप ईसीआर आपके पास पिछले साल का होगा तो वो यहाँ तक होगा, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करने होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लें तो अच्छा है। या मैं बेहतर समझा पा रहा हूँ तो समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। जैसे लास्ट वाले में क्या था, लास्ट क्वार्टर की दोनों की सेम ही थी तो इसलिए इश्यू नहीं हुआ। लेकिन मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसमें क्या था, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर किया, तो मैंने क्या कहा, लास्ट क्वार्टर है वो कम था, इस क्वार्टर ज़्यादा है। मतलब कंपेयर करने से क्या आइडिया हो रहा है कि जैसे कुछ रिकवरी हुई नहीं है, इसलिए 0 ले लिया इसने। फॉर्मूला इफ़ का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे रिकवरी परसेंटेज है। ये रिकवरी परसेंटेज कैसी होती है, ये हम कर लेते हैं। ये रिकवरी परसेंटेज हमारी लास्ट क्वार्टर की, और जो हमारी ये वैल्यू है ये इससे डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू हमने देखे कैसे डिवाइड की, उससे हमारा रिकवरी परसेंटेज आ गई। अब रिकवरी परसेंटेज में आ गई है, तो अब क्या चीज़ है, हमने निकाल लिया हर क्वार्टर का और हर ब्रैकेट का, और फिर उसका हमने एवरेज ले लिया। ये जो एवरेज है ये हमारा लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये हमारा रिकवरी है, रिकवरी रेट है। 1 में से इसको माइनस कर दो तो हमारा लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट आता है। 2 चीज़ें ये हो गई, तीसरी चीज़ जो है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एक क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि भाई हमने तो सुना था कि जब ईसीएल की वर्किंग बना रहे होते हैं तो हमें आईएमएफ की वेबसाइट से कुछ डेट्स लेने होते हैं, कुछ असम्पशंस लेनी होती हैं। वो असम्पशंस क्या होती हैं? वो असम्पशंस यही होती है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट मालूम हो जाए। हम क्या करते हैं, उसके ज़रिए पीआईटी लॉस रेट निकालते हैं। पीआईटी लॉस रेट कैसे आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट पीडी, और इसको हम एसिड कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। एसिड कोरिलेशन बहुत मुश्किल फॉर्मूला भी आप लोग छोड़ दें फिलहाल। और ये जो है हमारा ये जो वैल्यू है 0.29, ये बेसिकली हमारे मैक्रो रेट है, मैक्रो डेटा से आ रही है, ये आ रही है सीपीआई और जीडीपी। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, मैक्रो डेटा से। ये मैक्रो डेटा बताता हूँ ये क्या चीज़ है। टाइम शॉर्ट है तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ये चीज़ें इतनी मुश्किल है, तो इनिशियली आपको जब भी एक फॉर्मेट बना के दे दिया जाता है, इवन दो आप किसी और भी कंट्री में जाएंगे, जैसे कोई आया हूँ, वहाँ नहीं कहता, तो वहाँ भी यही होता है कि हर कोई पूरा बैठ के इस तरह एसीएल नहीं बना रहा होता। हर साल के डेट्स अपडेट करके हम जो है उनको एसीएल की एक टेम्पलेट देती है कि भाई इस साल जहाँ-जहाँ एसीएल लगेगा आप यही फॉर्मेट यूज़ करें। तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी सीनियर्स होते हैं और या फिर एसोसिएट्स होते हैं, वो सिर्फ़ आगे अपने डिटेल्स ऐड करते हैं और एसीएल खुद ही यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। ये थोड़ी बहुत ऐड क्या करना है, क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक खास वीडियो बनाएँ। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा मैक्रो डेटा होता है। ये मैक्रो डेटा आता कहाँ से? मैक्रो डेटा ये इस शीट में आ रहा है, ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, और जिसमें हम 2 इम्पोर्टेंट चीज़ ले रहे हैं। एक हमारी जीडीपी ले रहे हैं और एक हम ले रहे हैं सीपीआई। जीडीपी का तो सबको पता है, सीपीआई की बात कर लेता हूँ। सीपीआई बेसिकली आप समझ लें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सी फुल फॉर्म है। और सिंपल अल्फाज में आप समझाऊँ तो बेसिकली ये हमारा इन्फ्लेशन को मेजर करने का एक तरीका है। अगर सीपीआई ज़्यादा होगा तो मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, सीपीआई कम है तो कंट्री में इन्फ्लेशन कम है, सही है ना? तो और फिर ये जो हमारा डेटा होता है, ये लास्ट 10 सालों का होता है, इसके अलावा हम 5 साल का एस्टिमेटेड ले लेते हैं। ये देखिए 5 साल का एस्टिमेटेड लिया हुआ है, जीडीपी भी और ये भी। फिर हम उसके एवरेज वगैरह लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि पीछे जाके यूज़ होता है। अब ये आता कहाँ से? हम ये जो डेटा ले रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग ले रहे हैं आईएमएफ की वेबसाइट से। आईएमएफ की वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, तो ये आईएमएफ की वेबसाइट है, यहाँ पे खुली हुई है, ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखें 2 चार्ट आ रही है।
ये खुल जाएगा ना तो